हेलो बच्चों, आरएम आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको सोशियोलॉजी का सेकंड चैप्टर करा दिया था। अब आपके लिए लेकर आई मैं सोशियोलॉजी का खंड का थर्ड चैप्टर, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो क्या होता है सामाजिक संस्थाएं? सामाजिक संस्थाएं वे हैं जिसमें शिक्षित एवं जागरूक लोगों को द्वारा समाज के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया संगठन, यानी कि जो भी समाज के हित के द्वारा हितों को ध्यान में रखकर संगठन एक जो बनाया जाता है, जैसे कि वर्ण है, जाति है, यानी कि इस परिवार है, जनजाति है, ये ऐसे संगठन है जिसमें क्या है कि समाज का हित देखा जाता है, यानी कि समाज के हित के लिए ये संगठन बनाए जाते हैं। इसके बाद है जाति। जाति क्या है? अंग्रेजी शब्द के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली के शब्द कास्टा से हुई है। पुर्तगाली का अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल या फिर प्रजाति या फिर भेद। और मजूमदार ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। तो इसमें क्या है, जाति के एक विस्तृत संस्थागत व्यवस्था है जिसमें क्या है, वर्ण और जाति के अर्थ में उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाति को उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्रह्मा जी के अंगों से जाति उत्पन्न हुई है, यानी कि वैदिक काल में 900 से 500 ईस्वी पूर्व में जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाति मानी जाती थी वो थी कर्म के आधार पर जाति थी, जिसमें कर्म के आधार पे पहले ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र थे। यानी कि ब्राह्मण को मुख का दर्जा दिया गया था, क्षत्रियों को कंधे और भुजाएं, यानी कि वो एक युद्ध के लिए जो लड़ाई करते थे वो, वैश्य को पेट, यानी कि उनको व्यापार करने के लिए, शूद्रों को पैरों का दर्जा, यानी कि ये जो शूद्र थे ये इन तीनों की सेवा के लिए ही बनाए गए थे। दूसरा है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी कि ये जन्म के आधार पर है, यानी कि जो जिस जाति में जन्म लेगा वो उस जाति का सदस्य बन जाएगा। इसमें एक चार्ल्स कूले ने जब कहा है कि जब एक वर्ग अनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, यानी कि एक वर्ण क्या है, वो अनुवांशिक, यानी कि किसी भी सदस्य होना या फिर उसी के मेंबर होना, अनुवांशिक होना क्या है, जाति कहलाता है। जाति की विशेषताएं दी गई हैं। जाति की विशेषताएं: जन्म के आधार पर सदस्यता। तो जन्म के आधार पर सदस्यता क्या है, यानी कि जो भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म होगा उसको उसकी सदस्यता मिल जाएगी। तो क्या है, जाति क्या है, जन्म पर आधारित सदस्यता है, यानी कि जन्म जहां जिस जाति में होगा उस व्यक्ति का सदस्यता उस जाति में हो जाएगी। दूसरा है पेशों की निश्चितता। तो पेशों की निश्चितता के अंतर्गत आ जाता है कि यानी कि जो भी जाति शाब्दिक निश्चित व्यवसाय धारण करने में लगाया गया है तो उसमें एक जाति का अपने एक निश्चित व्यवसाय होता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो पहले से ही जिस जाति में जिस व्यवसाय को करते थे वही व्यवसाय पेशों की निश्चितता कहलाती है। यानी कि इसके बाद है खान पान पर प्रतिबंध। खान पान पे प्रतिबंध से मतलब ये है कि उच्च जाति के सदस्य निम्न जाति के सदस्यों द्वारा पकाया हुआ भोजन या फिर छुआ हुआ भोजन नहीं करते थे। इसमें ब्राह्मण और शूद्र के साथ खाना संबंध नहीं रखते थे, या फिर खान पान में जो कुछ चीजें अलग अलग कास्ट के या अलग अलग जाति में मान्य नहीं होती हैं या फिर अमान्य होती हैं, जैसे कि उनको खान पान पे प्रतिबंध था, यानी कि एक ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ खाना नहीं खा सकते थे। इस तरह की ऊंच नीच खान पान पर प्रतिबंध था। फोर्थ है ऊंच नीच की भावना। ऊंच नीच की भावना में क्या है, एक जाति अगर ऊंची जाति की है तो वो नीची जाति के साथ संबंध नहीं रखते थे। और था ये सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था थी जिसमें ऊंच नीच के कारण एक जाति दूसरी जाति के सदस्यों को छूना भी पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह के अपृष्टता की भावना देखने को अधिक मिलती थी, यानी कि ऊंच नीच की भावना देखने को। इसके बाद है अंतर्विवाही समूह। अंतर्विवाही
समूह, इस वाले में क्या है कि अंतर्विवाही समूह के अंतर्गत क्या है कि जाति के सदस्यों के विवाह संबंधी प्रतिबंध होते थे, जो अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ ही, यानी कि अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ ही विवाह कर सकते थे, यानी कि अंतरजातीय, यानी कि लड़कों को और लड़कियों के विवाह जाति में ही होते थे, अपनी ही जाति में विवाह करना मान्य था। तो इस तरह के अंतरजातीय समूह थे जाति की विशेषताएं में। 6 नंबर पे निश्चित परंपराएं, निश्चित परंपराओं के अंतर्गत आ जाता है कि प्रत्येक जाति में एक रीति रिवाज या निश्चित कुछ परंपराएं होती हैं, जिसके आधार पर ही जाति की पहचान भी होती है। तो जाति के सदस्य सरकारी कानूनों से भी अधिक जातीय परंपराओं में झुके हुए रहते होते थे, जो सरकारी कानून का उल्लंघन कर सकते थे तथा सरकार का विरोध भी कर सकते थे। यानी कि वो क्या था कि जो भी निश्चित परंपराएं थे उनके आगे वो झुकते नहीं थे, वो जिनकी जो परंपराएं चली आ रही होती थी उनको ही ज्यादा मान्यता देते थे। इसके अलावा है अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता के अंतर्गत आ जाता है कि इच्छा या अनिच्छा पर आधारित नहीं थी, यानी कि व्यक्ति की कोई भी सदस्यता क्या है उसकी इच्छा या अनिच्छा पे आधारित नहीं थी। जब जाति का सदस्य है तो जन्म से ही व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता था, तो इस सदस्य में जीवन भर बदल नहीं सकता था। यानी कि एक बार जब जिस व्यक्ति के जन्म जिस जाति में हो जाता है तो वो उस जाति को बदल नहीं सकता है, इसीलिए वो अनिवार्य सदस्यता कहलाती है। तो ये विशेषताएं हैं, ये इनको अच्छे से याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, पेपरों में सबसे ज्यादा आता है, बार बार आता है। और एक जाति की विशेषताएं। इसके बाद आ जाता है आपका टॉपिक उपनिवेशवाद और जाति। उपनिवेशवाद और जाति के अंतर्गत आ जाता है आपका कि 1947 में स्वतंत्रता के औपनिवेशिक काल में, स्वतंत्रता के पश्चात औपनिवेशिक शासन के बाद के काल के बीच में स्वाभाविक विभाजन रेखा मान सकते हैं आप। यानी कि उसके बाद जो भी क्या था कि जाति व्यवस्था की जनगणना के माध्यम, यानी कि जो भी जाति व्यवस्था की शुरू हुई थी वो जनगणना के माध्यम से 1881 से नियमित होने लगी थी। इसमें एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति के वर्तमान स्वरूप को औपनिवेशिक काल और साथ ही स्वतंत्र भारत में तीव्र गति से परिवर्तन और मजबूती से आकर प्रदान किया गया था। औपनिवेशिक काल के दौर में सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाएं में और विशेष रूप से जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन आए थे। तो जो परिवर्तन आए थे, यानी कि उन्होंने देखा था कि वह प्राचीन परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद की अधिक देन है। यह सभी परिवर्तन जानबूझकर या सोच समझकर नहीं लाए गए थे। प्रारंभ में ब्रिटिश जो प्रशासक थे देश पर कुशलता पूर्वक शासन करना सीखने के उद्देश्य से जाति व्यवस्था को जटिलता से समझने का प्रयत्न किए गए थे इन्होंने। तो यानी कि जब वो आए थे उपनिवेशिक काल में, यानी कि ब्रिटिश समाज से, तो उन्होंने क्या इस प्रयत्न किया, देश भर में विभिन्न जनजातियों जातियों के प्रथाओं के तौर तरीके के अन्य अत्यंत सुव्यवस्थित रीति में गहन सर्वेक्षण किए और इसकी एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके माध्यम से उन्होंने पद दलित जाति, जिन्हें उन्हें दलित वर्ग कहा गया था, वे के कल्याण की में रुचि ली उन्होंने। यानी कि जो दलित वर्ग थे उनके कल्याण के लिए उन्होंने एक रुचि यानी कि इंटरेस्ट दिखाया था। तो इन प्रयत्नों के अंतर्गत जो 1935 यानी कि 1935 में क्या है, अधिनियम द्वारा व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों और जनजातियों को वैधानिक मान्यता दी गई थी। यानी कि वैधानिक रूप से मान्यता मिली थी कि यानी कि जो इस प्रकार की अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं वो शब्द अस्तित्व में आए। यानी कि जो जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो शब्द हैं वो अस्तित्व में 1935 में आए थे, 35 में ही आए थे। जातीय अधिक्रम में जो जातियां सबसे नीची थी, जिनके साथ सबसे अधिक भेदभाव बढ़ता जाता था, वो तथाकथित सभी अप्रशस्त या अछूत जाति शामिल थी। यानी कि उनको छुआछूत का भेदभाव वाली स्थिति सबसे ज्यादा थी। तो अप्रशस्त या फिर छुआछूत या अगर शब्द आता है तो आपको इससे भेदभाव वाली स्थिति के शब्द से यूज करना है, जैसे उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया था। तो इसमें क्या था, उपनिवेशवाद और जातीय को व्यवस्था का जन्म किसके आधार पर हुई थी, जनगणना के आधार पर हुई थी। यानी उन्होंने सबसे पहले जनगणना जो की थी 1881 में नियमित रूप से करनी गई थी। उसी में जाति, उनके खान पान, उनके रहन सहन के आधार पर या फिर उनके आधार पर जनगणना शुरू हुई थी, सदस्यों के आधार पर कि कितने लोग हैं, कितने क्या है,
किस जाति के हैं, कितने पढ़े हैं, ये सब चीजों के आधार पे जनगणना 1881 में हुई। वैसे मैंने ये वाला चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर में जनगणना के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया है और इसमें भी थोड़ा सा आया है, तो आप उसको थोड़ा सा याद कर लेना। इसके बाद आ जाता है जाति का समकालीन रूप। समकालीन रूप में आ जाता है राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए व्यापक पैमाने पर जनमत जुटाने के लिए जातीय भावनाओं और आधारों के अनिवार्य रूप से क्या थी, भूमिका अदा की थी। उन्होंने दलित वर्गों या एवं अस्पृश्य या अछूत समझी जाने वाली जातियों को संगठन के लिए प्रयत्न समाजवादी आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले ही 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में प्रारंभ हो चुके थे। जातीय अधिक्रम दोनों सिरों से उच्च कही जाने वाली जातियों के प्रगतिशील सुधारकों और नीची समझे जाने वाली जातियों के सदस्य जैसे पश्चिम भारत के महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर और दक्षिण भारत के अय्यनकली, श्री नारायण गुरु, मोतीदास और पेरियार ईवी स्वामी नायर दोनों ने इस दिशा में पहल की थी। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों ही 1920 में अस्पृश्यता यानी कि जो 1920 में उन्होंने क्या किया था, 1920 में जो अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत का आंदोलन था, छुआछूत के विरुद्ध जो आंदोलन क्या था वो आरंभ किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी और अंबेडकर जी ने। अस्पृश्यता विरोधी कार्यक्रम में कार्यसूची के महत्व दिया गया, राष्ट्रवादी आंदोलन के संपूर्ण परिदृश्य पर सहमति हो गई और जाति विभिन्नताओं का उन्मूलन किया गया, जिसमें क्या है कि जो अस्पृश्यता एक सामाजिक कुरीति है, भारतीयों में फूट डालने की एक औपनिवेशिक युक्ति थी। यानी कि उन्होंने कहा था कि ये भारतीय औपनिवेशिक फूट डालने की एक युक्ति बनाई गई है, जिसकी वजह से ये अस्पृश्यता शब्द आया था। इसके बाद जो वर्तमान में जाति चुनावी राजनीति का केंद्र बनी हुई है, इसमें 1980 में जाति आधारित राजनीतिक दलों को बढ़ते देखा गया है, जिसमें भाईचारे की भूमिका निर्णायक रही है। और जो श्रीनिवास हैं, MS श्रीनिवास हैं, उन्होंने संस्कृतिकरण और प्रबल जाति यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि संस्कृतिकरण और प्रबल जाति पे उन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की है। तो ये है एक समकालीन रूप जाति का, जो इसके आधार पर आपको थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है। बाकी का आप और भी इससे ज्यादा करना चाहे तो कर लेना, वैसे पेपरों में नहीं आता, बस थोड़ा सा इसके बारे में समझा दिया है मैंने। पेपरों में जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उनके मैंने कराती जा रही हूँ साथ ही साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, जो पेपरों में आपके अधिकतर आता है क्वेश्चन, जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की भूमिका क्या है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको जरा ध्यान से सुनते जाना आप। है जो जाति व्यवस्था के सिद्धांतों को दो समुच्चय के संयोग के रूप में समझा जा सकता है। पहला भिन्नता और दूसरा अलगाव, यानी कि भिन्नता और अलगाव। दूसरा संपूर्णता और अधिक्रम पर है। प्रत्येक जाति एक दूसरे से भिन्न है और पृथकता का कठोरता से पालन किया जाता है। इस तरह के प्रतिबंधों में विवाह आ जाता है, खान पान, सामाजिक अंत संबंध से लेकर व्यवसाय तक शामिल होता है। यानी कि जाति व्यवस्था में पृथक्करण यानी कि ये सारी चीजों में अलग थलग होना, अलगावपन होना, या फिर यानी कि जो भी एक नियम से एक क्रम से होती है वो वाली चीजें। भिन्न भिन्न और पृथक जातियों का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है, संपूर्णता में उनका अस्तित्व है। यह सामाजिक संपूर्णता समतावादी होने के बजाय अधिक्रमित होती है, यानी एक क्रम बाय क्रम होती है। प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ एक क्रम सीढ़ी भी होती है। ऊपर से नीची जाति एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था में है। प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता है, जैसे कि कोई जाति शुद्ध समझी जाती है, कोई अशुद्ध या अछूत समझी जाती है। इस तरह से कोई एक क्रम होता है। वे जाति जिसे कर्म कांड की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है तथा उनका स्थान उच्च होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले इसी वाले चैप्टर में आपको बता दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी कि एक क्रम से है। तो वो क्या है, वर्ण व्यवस्था के आधार पे, अधिक्रम के आधार पे, यानी कि कौन सी शुद्ध है कौन सी अशुद्ध मानी जाती है, ये एक क्रम बना दिया गया है।
और किसको निम्न स्थान दिया गया है। इतिहासकारों का मानना है युद्ध में पराजित होने वाले लोगों को निचली जाति में स्थान मिला है, यानी कि जो भी युद्ध में पराजित हो जाते थे या हार जाते थे वो क्या है, उनको नीचा स्थान मिल जाता था कि भाई तुम्हारे वो हो इसीलिए आपको ऊंचा स्थान नहीं मिलेगा। जातियां एक दूसरे के सिर्फ कर्मकांड की दृष्टि से असमान नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक भी है। गैर प्रतिस्पर्धा समूह है, यानी कि जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कि एक समूह है सिर्फ। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जाति का इस व्यवस्था में एक स्थान है और यह स्थान कोई दूसरी जाति नहीं ले सकती, यानी कि कोई और, जैसे कि मान के चलो एक जो स्थान है ऊपर का है या ब्राह्मण का है या क्षत्रिय का है, तो ये स्थान रोनी का रहेगा, ये कोई और दूसरी जाति या नीची जाति का नहीं ले सकता है। तो ये स्थान एक नियमित बना हुआ है, यानी कि जाति का संबंध व्यवसाय भी होता है, यानी कि जो भी व्यवसाय एक जाति में काफी समय से चलता हुआ आ रहा है तो वही व्यवसाय उनका बन जाता है। उसी व्यवसाय को यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराते चले जाते हैं। व्यवसाय श्रम के विभाजन के अनुरूप कार्य करती है व्यवस्था। इसमें क्या है, परिवर्तनशील की अनुमति नहीं होती है, यानी कि उस चीज को हम क्या है चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्र और अधिक्रम का विचार भारतीय समाज में भेदभाव, असमानता व अन्य मूलक व्यवस्था की तरफ इशारा करता है, यानी कि ये सारी चीजों में जो भी अलग थलग दिखता है वो सारी चीजों को बताया गया है इस वाले क्वेश्चन में। तो जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिकरण ये हो गया। अब इसके बाद आ जाता है उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए हैं ये भी मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया है, यानी कि जनगणना वगैरह हुई है, उसके बाद जो उपनिवेशवाद के बाद जो चेंजेस आए हैं वो हमें देखने को मिले हैं। फिर भी मैं एक थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो 1909 में, यानी कि किसमें, 1909 में हार्वर्ड रिजले निर्देशन में कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन जनगणना के अंतर्गत जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठे करने का प्रयत्न किया गया था, यानी कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब इकट्ठा करने का एक प्रयत्न किया गया था। और श्रेणी क्रम में प्रत्येक जाति की सामाजिक दृष्टि के अनुसार उनको ऊंचा और नीचा स्थान प्राप्त है, इसका आंकलन भी किया गया था, यानी कि कौन ऊपर है कौन नीचे है उस का भी आंकलन जनगणना के माध्यम से किया गया था। अधिक्रम रूप में जाति के गणना के कारण भारत में जाति नामक संस्था की पहचान और अधिक स्पष्ट हो गई। भू राजस्व बंदोबस्ती और अन्य कारणों के उच्च जातियों के जाति आधारित अधिकारों को वैध मान्यता प्रदान करने का कार्य किया गया था, यानी कि उनको वैध मान्यता मिलने लगी। बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजना प्रारंभ की गई और लोगों को बसाने का कार्य भी प्रारंभ किया गया। इन सभी प्रयासों का एक जातीय आयाम था, यानी कि एक जाति के आधार पर ही ये सारी चीजें हुई थी। तो उपनिवेशवाद में जो जो चेंजेस आए, सबसे पहला था जनगणना भारत की जातियां और उपजातियों की संख्या का आकार का पता लगाना था, सबसे पहला कारण ये था। और दूसरा था समाज के विभिन्न वर्गों के मूल्य, विश्वासों और रीति रिवाजों को समझना था। तीसरा भूमि की बंदोबस्ती, यानी कि ये तीन कारणों को जानने के लिए जाति व्यवस्था में परिवर्तन आए थे। इसके बाद आ जाता है जनजातीय समाजों का वर्गीकरण, यानी कि इसमें कौन कौन से वर्गीकरण है, जिसमें पहला है स्थायी लक्षण और दूसरा है अर्जित लक्षण। तो स्थायी लक्षण में आ जाता है आपका, सबसे पहला है कि भारत में जनजातीय जनसंख्या देश भर में क्या है बिखरी हुई है, यानी कि इकट्ठा नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या अत्यधिक सघन है, यानी कि बहुत ज्यादा है। जनजातीय जनसंख्या का लगभग 85% मध्य भारत में रहता है, यानी कि कितना प्रतिशत रहता है, 85% रहता है। और जो पश्चिमी में और गुजरात में तथा राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल ओडिशा तक फैला हुआ है, जिसके मध्य भाग में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भी कुछ भाग स्थित हैं, जिसमें जनजातीय समाज फैला हुआ है। जनजातीय संख्या के शेष 15% में से 11 से अधिक पूर्वोत्तर राज्यों में शेष 3 से थोड़े से अधिक शेष भारत में रहते हैं। और यदि हम राज्य की जनसंख्या और जनजातियों के हिस्से का दृष्टिपात कर पाएंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा घनी मिलेगी आपको।
वहां असम को छोड़कर सभी राज्यों में उनका घनत्व क्या है, 30% से भी अधिक है और 95% तक है कि 30% से अधिक है। और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे कुछ राज्यों में जनजातीय जनसंख्या 60 से अधिक है और 95 तक है, 95% तक है। 60% से अधिक है और 95% तक है। किंतु देश के शेष भागों में जनजातीय जनसंख्या बहुत छोटी है, अर्थात उड़ीसा और मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में 12% से कम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना, क्योंकि ये पेपरों में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ पे जनजातीय समाज रहता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बस पढ़ लेना। जनजातियों की भाषा की दृष्टि में 4 भागों में बांटा गया है। 2 श्रेणी में आ जाता है, आर्य और द्रविड़ परिवार। शेष भारतीय जनसंख्या द्वारा भी बोली जाती है भाषाएं, द्रविड़ और भाषा बोली जाती है। जनजाति में लगभग 1% लोग ही भारतीय आर्य भाषा और 3% लोग द्रविड़ भाषा की भाषाएं बोलते हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। जनजातियों में 2 अन्य भाषा समूह हैं, ऑस्ट्रिक और तिब्बती वर्मी। प्राथमिक रूप से जनजाति लोग द्वारा बोले जाने वाले जिसमें ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं पूर्ण रूप से जनजाति लोगों को तिब्बती परिवार की भाषाएं 80% से अधिक जनजातीय द्वारा बोली जाती है। यानी कि ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है कि और शारीरिक व प्रजाति दृष्टि से जनजातियों का निग्रेटो यानी कि आइसलॉइड, मंगोलाइड, द्रविड़ और आर्य श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है। भारत की जनसंख्या का शेष भाग भी द्रविड़ और आर्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी कि जनजातियों की कुल जनसंख्या 2000 की जनगणना के आधार पर कुल भारत का लगभग 8.6% या लगभग 8.4% 4 करोड़ व्यक्ति हैं, यानी कि जनजाति समाज के इतने सारे लोग यानी कि निवास करते हैं। इसके बाद आ जाता है अर्जित लक्षण। अर्जित लक्षण के अंतर्गत आ जाता है कि जनजातियों को आजीविका के आधार पर मछुआ, खाद्य संग्रहालय, आखेटक यानी कि शिकारी, झूम खेती करने वाले, कृषक और बागान, औद्योगिक कामगारों की श्रेणी में बांटा जा सकता है, यानी कि ये जनजातियों को। किंतु अकादमिक, समाजशास्त्र और राजनीतिक तथा सार्वजनिक मामलों में अपनाए जाने वाले सबसे प्रभावी वर्गीकरण इस पर आधारित है कि हिंदू समाज में किसी जनजाति से कहाँ तक आत्मसात किया जा सकता है। आत्मसातकरण को जनजाति की दृष्टि से प्रबल हिंदू मुख्य धारा के दृष्टिकोण से देखा जाता है, जिसमें के अलावा आत्मसातकरण में सीमा के अलावा हिंदू समाज के प्रति अभिव्यक्ति की बड़ी कसौटी है, क्योंकि जनजाति की अभिव्यक्तियों के बीच बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। जनजातियों को हिंदू समाज में मिली परिस्थिति की दृष्टि से देखा जा सकता है, किंतु कुछ स्थान दिया गया है, कुछ स्थान दिया गया है, पर ज्यादातर को प्राय निम्न स्थान दिया गया है। यानी कि जो भी जनजाति हैं कुछ को ही सिर्फ उच्च स्थान मिला है, बाकी के इनको निम्न स्थान ही मिला है। यानी कि जो इनमें मैंने नाम लिए, मछुआरे हैं या खाद्य संग्रहकर या शिकारी हैं या झुमकी खेती करने वाले हैं, ये जनजातियां भी निवास करते हैं जो अर्जित लक्षण के अंतर्गत, यानी कि अर्जित उन्होंने किया है, यानी कि ये सारी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा परिवार। तो परिवार क्या है? परिवार स्त्री और पुरुष के बच्चों सहित या बच्चों रहित को परिवार कहते हैं। इसमें परिवार के प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है सत्ता, वंश व निवास के स्थान पर प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है पितृसत्तात्मक परिवार और दूसरा है मातृसत्तात्मक परिवार। तो पितृसत्तात्मक परिवार जहां पिता की जहां सबसे ज्यादा परिवार में अधिक आयु के पुरुष परिवार का प्रधान होता है, यानी कि जो भी पुरुष सबसे बड़ा है, या जैसे हमारे दादा दादू या फिर जो बड़े सीनियर उनके दादा, तो वो क्या प्रधान होते हैं, वही करता होते हैं, देख रेख करता है, वो अन्य सदस्य की आज्ञा उसके क्या है पालन करते हैं, यानी कि उसकी आज्ञा का सभी लोग पालन करते हैं। तो वो पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है, जिसमें साथ साथ पितृस्थानिक भी कह सकते हैं उसको, यानी कि एक पिता के घर पे ही यानी कि रहना पितृस्थानिक कहलाता है। और वधु विवाह के पश्चात अपने पति के घर रहती है, जिसमें हमारे परिवार पितृमूलक एवं पितृसत्तात्मक ही कहलाता है।
दूसरा है मातृसत्तात्मक, जिसमें क्या है, इस वर्ग में परिवारों में मातृसत्तात्मक परिवार में क्या है, माता परिवार की प्रधान होती है, यानी कि उसको ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और उसके नियंत्रण में शेष सदस्य रहते हैं, यानी कि जो भी उसके घर में सदस्य होते हैं वो सब उसके कंट्रोल में रहते हैं। और इस प्रकार के परिवार में पिता की अपेक्षा माता का सबसे अधिक महत्व होता है। वंश का नाम भी पत्नी या स्त्री के नाम से ही चलता है। मातृमूलक परिवारों का चलन अब बहुत कम है, यानी कि भारत में मालाबार और असम में मातृमूलक परिवार पाए जाते हैं। ये परिवार मातृ स्थानिक भी होते हैं, यानी कि जहां पर माता का स्थान, यानी कि जहां मम्मी माँ का जन्म हुआ होता है वहां मातृ स्थानिक कहे जाते हैं, यानी कि विवाह के पश्चात लड़का लड़की वालों के घर रहने लगता है। तो ये मातृसत्तात्मक परिवार हो गया। दूसरा है इसमें विवाह प्रणाली संबंधित, विवाह प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण। विवाह प्रणाली के आधार पर एक विवाही परिवार, जिसमें क्या है, एक पति और एक पत्नी के विवाह करता है, जिसमें स्त्री और पुरुष के विवाह के आधार पर परिवार का गठन होता है, जो परिवारों के अधिक प्रचलन में है। ईसाइयों और यहूदियों में अतीत काल में से ही ऐसी प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, यानी कि एक विवाह जिसमें एक विवाह होता है। दूसरा है बहुपत्नी विवाह, जैसे नाम से ही इसको पता चल रहा है, बहुपत्नी विवाह यानी कि एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां, जैसे पहले राजा महाराजाओं की होती थी, उस तरह के परिवार को बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। बहुपति विवाह, जिसमें तुमने देखा होगा द्रौपदी वगैरह जैसे के नाम दिया है, जिसमें 5 उनकी शादी हुई थी, तो बहुपति विवाह भी उस तरह के, यानी कि एक लड़की का अधिक सारे लोगों के लड़कों के साथ विवाह होना बहुपति विवाह, यानी कि पहले के प्रचलन में था जो इस तरह के परिवार हुआ करते थे। तीसरा है संगठन के आधार पर परिवार, जिसमें सबसे पहला है एकांकी परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। एकांकी परिवार जहां माता पिता और बच्चे निवास करते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और जहां माता पिता बच्चे चाचा ताऊ चाची या फिर परिवार के 2 या 3 से 3 पीढ़ियां एक साथ रहते हैं या एक साथ निवास करते हैं, या अधिक दंपति 1 से 2 अधिक दंपति होते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। इसमें आ जाता है नातेदारी। नातेदारी से मतलब ये है कि नातेदारी से आशय ये है कि व्यक्तियों के बीच जो क्या पाए जाने वाले उन संबंधों की व्यवस्था से है जो विवाह और आनुवंशिकता की रेखा के माध्यम से स्थापित होते हैं या संबंधित व्यक्तियों को परस्पर क्या है वो जोड़ते हैं। नातेदारी जैसे कि 2 प्रकार की है, इसमें रक्त संबंधी नातेदारी और दूसरा है विवाह संबंधी नातेदारी। तो रक्त संबंधी नातेदारी से मतलब ये है कि जो भी जो उनको कहते हैं जो समान रक्त के संबंध के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि भाई बहन चाचा ताऊ बुआ मामा मौसी इत्यादि क्या है, ये ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंधी नातेदारी के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा विवाह संबंधी नातेदारी, इसमें क्या है, एक विवाह के पश्चात जब पति या पत्नी का जो भी उसके घर परिवार के साथ जो रिलेशन होता है वो विवाह संबंधी नातेदारी हो जाती है। जैसे उसमें आ जाता है पति पत्नी बहनोई दामाद जीजा फूफा नंदोई मौसा साड़ू पुत्रवधू भाभी देवरानी जेठानी ताई चाची मामी आदि आदि रिश्तेदारों को विवाह संबंधी नातेदारी में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि ये सारी चीजें क्या है इसके आधार पर ही बन जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो नातेदारी की श्रेणियों में आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है प्राथमिक नातेदारी, यानी कि प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है वो जिन रिश्तेदारों के साथ हमारा प्रत्यक्ष वैवाहिक या रक्त संबंध होता है वो प्राथमिक नातेदारी कही जाती है। जैसे पति पत्नी पिता पुत्र माता पुत्री पिता पुत्री माता पुत्र या फिर छोटे बड़े भाई या छोटी बहन बड़ी बहन भाई बहन, ये सब क्या है प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है। द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है जो रिश्तेदारों में सम्मिलित होते हैं और प्राथमिक नातेदारों में प्राथमिक संबंधों के होते हैं और उसमें क्या है जैसे कि बहनोई साले के साथ संबंध, दादा पोते में संबंध, चाचा भतीजे में संबंध, देवर भाभी में संबंध, ये क्या है द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है। तृतीय नातेदारी,
तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है, जैसे कि जो हमारे द्वितीयक संबंधों में प्राथमिक संबंधी हैं, अर्थात उनके प्राथमिक संबंधों के द्वितीयक संबंधी है, यानी कि दोनों में कनेक्शन, इन दोनों के साथ जो कनेक्शन होता है वो तृतीयक नातेदारी कही जाती है। जैसे कि साले की पत्नी, साले का लड़का, परदादा हमारे तृतीय नातेदारी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ रीतियां हैं जिसमें पेपरों में आ जाता है कि परिहार संबंध नातेदारी और परिहार संबंधी नातेदारी। परिहार में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि दूरी बनाए रखते हैं परिहार में, यानी कि परिहार का मतलब होता है थोड़ा सा दूरी या डिस्टेंस होता है। तो परिहार में क्या है, दूरी बनाए रखना का, यानी कि आमने सामने के संबंध स्थापित नहीं करने पर बल दिया जाता है, जिसमें सास बहू और सास और दामाद, ससुर बहू और सास और दामाद, ये परिहार संबंध में आ जाते हैं। परिहार में यानी कि ससुर और बहू और सास और दामाद, ये दो संबंध जो परिहार में आ जाते हैं। और परिहास में आ जाते हैं जिनमें दोनों में क्या है, नातेदारी के बीच मधुर संबंध होता है या फिर हंसी मजाक का रिलेशन होता है, जैसे कि देवर भाभी, जीजा साली या साले बहनोई, ये इस तरह के संबंध परिहास में आ जाते हैं। परिहास यानी कि उसमें थोड़ा सा हंसना खेलना होता है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो रहा है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इसमें मेन टॉपिक ही कराए हैं आपको। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाके वो टॉपिक बता दें जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको उस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए।